नमस्कार, मनिंद्र साइंस स्कूल की कला वर्ग की ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज का देखो जो हमारा टॉपिक है वो है मुख्यमंत्री। कौन सा टॉपिक है? मुख्यमंत्री। तो देखो मुख्यमंत्री है, इसमें कुछ ज्यादा वैसा नहीं है। थोड़ा सा अगर आप ध्यान लगा के इसको देखोगे तो जैसे प्रधानमंत्री वाले टॉपिक में हमने देखा था ना, वो का वो सारा सिस्टम मुख्यमंत्री वाले में है, बस थोड़ा सा चेंज है। ठीक है, तो जो सबसे पहले अपने मेन बात आती है कि ये पद है मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, किस प्रकार होती है, तो वो तो देखो सबसे पहले अनुच्छेद 163 के तहत मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति है वो राज्यपाल द्वारा की जाती है। जैसे प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति कर रहा था, वैसे ही जो हमारा मुख्यमंत्री है उसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा। किसके द्वारा? क्योंकि देखो जो स्थिति केंद्र में राष्ट्रपति की है वही स्थिति राज्य में राज्यपाल की होती है, जिसको अपने देखो राज्यपाल की शक्तियों में पढ़ेंगे आगे। ठीक है, अब जो देखो सबसे पहला जो प्रश्न आता है वो ये है कि मुख्यमंत्री के गठन को समझाइए या मुख्यमंत्री की नियुक्ति को समझाइए। तो देखो अपने सबसे पहले नियुक्ति, ठीक है ना, क्या चीज है? सबसे पहले मुख्यमंत्री की नियुक्ति। अब इस नियुक्ति में जो सबसे पहला पॉइंट आता है वह है योग्यता। क्या है? योग्यता। किसी भी व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनना है तो उसके लिए चार जो योग्यता इनका होना जरूरी है। सबसे पहली देखो, आज मैं बोर्ड पे लिख के दिखा रहा हूं। पहली योग्यता कि वह व्यक्ति भारत का नागरिक हो। क्या हो? सबसे पहली योग्यता कि वो व्यक्ति जो मुख्यमंत्री बनना चाहता है वो भारत का क्या होना चाहिए? नागरिक होना चाहिए। फिर दूसरा, पागल या घोषित दिवालिया न हो। दिवालिया न हो। ठीक है, पहली योग्यता हो गई भारत का नागरिक हो। दूसरा, पागल या घोषित दिवालिया नहीं हो। नंबर 3, वह लाभ के पद पर न हो, यानी कि लाभ का पद क्या होता है? नौकरी, सरकारी। ठीक है ना, नौकरी। तीसरी योग्यता क्या है? कि वह लाभ के पद पर नहीं हो। और नंबर 4 जो योग्यता है, ठीक है ना, उसकी उम्र। देखो मैंने आपको पहले भी बता दिया, प्रधानमंत्री से मिलता जुलता है। मुख्यमंत्री जो होता है ना, ये विधानसभा का सदस्य होता है। तो विधानसभा की सदस्य संख्या है वो अलग होती है, लेकिन इनकी जो उम्र है वो लोकसभा की जितनी होती है। लोकसभा की मैंने आपको कितनी बताई थी? 25 वर्ष। तो जिसको भी मुख्यमंत्री बनना है किसी भी व्यक्ति को, उसके लिए उम्र कम से कम कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। अब देखो चारों योग्यताएं, कई बार देखो 2 नंबर का प्रश्न पूछ लिया जाता है या फिर 1 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि एक योग्यता बताओ कोई मुख्यमंत्री की। तो यहां पर देखो सबसे पहले भारत का नागरिक होना चाहिए, पागल या घोषित दिवालिया नहीं हो, लाभ के पद पर नहीं हो, और उम्र कम से कम कितनी हो? 25 वर्ष। ठीक है ना, तो ये है योग्यता। ये देखो सारी योग्यता, ये योग्यता हर चुनाव में मिल जाएंगी आपको लगभग। सिर्फ ये जो उम्र वाली है ना, ये आपको थोड़ी अलग मिलेगी। जैसे मुख्यमंत्री के लिए 25 और राज्यपाल के लिए 35। राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए सेम, लोकसभा और विधानसभा के लिए सेम। ठीक है ना। फिर योग्यता हो गई, उम्र हो गई। ठीक है, निर्वाचन कौन करता है? निर्वाचन इसका मुख्यमंत्री का कौन करता है? देखो मुख्यमंत्री है वो जो विधानसभा के सदस्य होते हैं ना जितने, उनमें से एक का चयन मुख्यमंत्री के रूप में किया जाता। विधानसभा सदस्य कौन है? विधानसभा सदस्य। विधानसभा में जिस पार्टी को बहुमत हो उस पार्टी का जो नेता होता है, मेन नेता होता है,
वो क्या है, मुख्यमंत्री निर्वाचित होता है। इसका चयन जो मुख्यमंत्री है इसको शपथ कौन दिलाता है, राज्यपाल दिलाता है। अब आपको थोड़ा सा समझने की जरूरत है। अब मैं आपको बताता हूं कि मुख्यमंत्री हमारे यहाँ पर राज्य में बनाया कैसे जाता है, राजस्थान के संदर्भ में अपने पढ़ते हैं। देखो ये तो आपको मैंने बता दिया कि जो मुख्यमंत्री है वो कौन होगा, विधानसभा में बहुमत दल का नेता। अब विधानसभा में बहुमत कैसे होता है, ये ऐसे मान लो राजस्थान की विधानसभा है, क्या है, राजस्थान की विधानसभा है। अब आपको आपकी जानकारी के लिए मैं बता देता हूं कि वह विधानसभा है जो राजस्थान की है, उसमें सदस्यों की संख्या है 200। कितनी है, सदस्यों की संख्या 200। तो यहां पर कौन सी पार्टी का जो नेता है वो मुख्यमंत्री बनेगा या सरकार बनाने के लिए। देखो हमारे देश में सरकार बनाने के लिए बहुमत की आवश्यकता होती है, और बहुमत क्या होता है, आधे से ज्यादा। तो 200 का आधा कितना हो गया, 100, और आधे से ज्यादा एक और जोड़ दो तो ये हो गया आधे से ज्यादा। 200 का 101 है, ये आधे से ज्यादा हो गया ना 200 का, ठीक है। 200 का आधा तो 100 ही होता है, एक और जुड़ गया इसमें 101। यानी कि राजस्थान में जिस पार्टी का मुख्यमंत्री बनेगा उसको बहुमत के लिए कितनी सीटें चाहिएंगी, 101। हर राज्य में अलग अलग होता है। राजस्थान है इसमें 101 का बहुमत के लिए। हर राज्य में जितनी विधानसभा सीटें होती हैं उनसे आधे से ज्यादा बहुमत होता है, ठीक है। ये कम और ज्यादा है हर राज्य में। तो देखो राजस्थान की ये संख्या है 101, यानी कि राजस्थान में मुख्यमंत्री बनने के लिए किसी भी दल को कितनी सीटें चाहिए, 101। जैसे मैंने लोकसभा में आपको बताई थी कि किसी भी प्रधानमंत्री बनने के लिए 272, वो तो फिक्स है क्योंकि लोकसभा तो एक ही है ना, पूरे देश की केंद्र सरकार एक ही है। लेकिन ये देखो जितने राज्य हैं उतने इनमें आंकड़े अलग अलग आते हैं। तो अब देखो ये मैंने आपको बता दिया कि राजस्थान की विधानसभा है ये, और इस विधानसभा में सदस्य संख्या कितनी है, 200। सरकार बनाने के लिए चाहिए 101, जादुई आंकड़ा है वो 101 है, ठीक है ना, 101 चाहिए। अब देखो अपने चुनाव करवा देते हैं, राजस्थान विधानसभा के चुनाव। माना कि राजस्थान विधानसभा के चुनाव में मुख्यतः 4 पार्टियों ने भाग लिया। पहली कांग्रेस, दूसरी भारतीय जनता पार्टी, तीसरी बसपा, चौथी समाजवादी पार्टी, और एक अन्य में मैंने आपको बता दिया था स्वतंत्र पार्टी आ जाती है, ठीक है ना। कांग्रेस को माना 70 सीटें मिली, ठीक है। भारतीय जनता पार्टी है इसको मिली 120 सीट, ठीक है ना। इन पार्टी को मिली 5 सीट, इसको मिली 3 और इसको मिली 2 सीट। तो 120 और 70, 190, 195, 198, 200 सीट होगी ना। टोटल सीट कितनी थी, 200। किसी भी पार्टी को सरकार बनाने के लिए, यहाँ पर मुख्यमंत्री बनाने के लिए कितना चाहिए, 101, ठीक है। अब 101 सीट है क्या किसी पार्टी के पास, यहाँ पर 101 सीट मान लो भारतीय जनता पार्टी के पास आती हैं, ठीक है। तो भारतीय जनता पार्टी का सबको पता है मेन नेता कौन है, श्रीमती वसुंधरा राजे सिंधिया। तो मुख्यमंत्री कौन बनेगी, वसुंधरा राजे सिंधिया, ठीक है। एक कंडीशन ये है। अब देखो दूसरी कंडीशन, इसको कौन सी सरकार बोलते हैं, उस दिन में मैंने बताया था, इसको बोलेंगे पूर्ण बहुमत की सरकार या स्पष्ट बहुमत की सरकार। क्या बोला जाएगा, या तो इसको पूर्ण बहुमत की सरकार बोला जाएगा या स्पष्ट बहुमत की सरकार, ठीक है। अब कई बार देखो क्या हो जाता है, किसी एक पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिल पाता, आंकड़ा चेंज कर देते हैं अभी अपने, ठीक है, समझने के लिए। कांग्रेस को यहां सीटें मिल गई 95 या 90, ठीक है। भारतीय जनता पार्टी को सीट मिल गई 80, ठीक है। इनको मिल गई 10, इसको 10 और इसको 10। अब यहां पर सबसे बड़ा दल कौन सा है, कांग्रेस। तो जरूरी नहीं है कि कांग्रेस की सरकार बनेगी, क्योंकि सरकार बनाने के लिए तो कम से कम कितनी सीटें चाहिए, 101 सीट चाहिए।
तो अगर मान लो ये जो बसपा पार्टी है, अभी तो कांग्रेस ही है ना, ये 90 सीट किसके पास है? कांग्रेस, प्लस इनके साथ आ जाए ये बसपा 10 सीटें, और ये बसपा की कांग्रेस के साथ है, और समाजवादी पार्टी आ जाए भारतीय जनता पार्टी के पास, समाजवादी पार्टी। तो कांग्रेस के पास तो इस गठबंधन के पास 100 गई और इसके पास 90 है। अभी भी 101 वाला आंकड़ा नहीं छुआ, अभी भी 1 सीट कम है। अब बच गए अन्य कोई एक, मतलब ऐसे भी एक पार्टी को लेते हैं, अलग अलग पार्टी के भी हो सकते हैं। तो इनमें से 5 कितने 5 सदस्य इधर आ जाएं और 5 इधर, तो ये तो हो गए 105 और ये 95। तो कांग्रेस का जो गठबंधन है वो यहाँ पर सरकार बना लेगा, क्योंकि उसके पास 101 जो सीटें चाहिए थी वो आंकड़ा पूरा हो गया। सीटें कितनी आ गई? 105। ठीक है। और आपको पता है कांग्रेस का राजस्थान में नेता कौन है? अशोक गहलोत। श्री अशोक गहलोत जी हैं, वो क्या बनेंगे? मुख्यमंत्री बनेंगे। इसको बोलते हैं गठबंधन की सरकार। क्या बोलते हैं इसको? गठबंधन की सरकार। ठीक है। पहले वाला जो कंडीशन थी, पहले वाली जो मैंने आपको कंडीशन बताई थी, वो थी पूर्ण बहुमत की सरकार, और ये है गठबंधन की सरकार। इनके लाभ और जो हानियां हैं, क्या लाभ होते हैं गठबंधन की सरकार के, कौन सी हानियां हैं, स्पष्ट बहुमत की सरकार के लाभ हानियां, वो आगे अपने पढ़ेंगे। लेकिन देखो अभी मैंने आपको 2 कंडीशन बताई। इस प्रकार हमारे यहां पर मुख्यमंत्री का निर्वाचन होता है। मुख्यमंत्री को सीधे तौर पर जनता नहीं चुनती, उसके सीधे तौर पर चुनाव नहीं होते। ये विधानसभा सदस्य जो 200 हैं, इनमें से एक मुख्यमंत्री बनता है, उस पार्टी का नेता जिसको बहुमत प्राप्त हो। तो इस प्रकार मुख्यमंत्री के होते हैं चुनाव होते हैं। भारत का निर्वाचन आयोग है वो इन संस्थाओं के क्या करवाता है? चुनाव। 200 ये सदस्य मैंने आपको बताए, ये विधानसभा क्षेत्रों में से चुन के आते हैं। मतलब राजस्थान को कितने विधानसभा क्षेत्रों में से बांटा गया है? 200। अब ये जो विधानसभा क्षेत्र के जो सदस्य हैं, इनको आमतौर पर सदस्य बोला जाता है। विधानसभा सदस्य क्या बोला जाता है? विधानसभा सदस्य। लेकिन इनको अपने एमएलए भी बोल देते हैं या विधायक भी बोल देते हैं। ठीक है ना? एमएलए या विधायक। तो देखो इस प्रकार क्या होता है हमारे यहाँ पर जो मुख्यमंत्री है उसका निर्वाचन होता है। फिर से याद रखना, अनुच्छेद 163 के तहत मुख्यमंत्री को अब शपथ कौन दिलाएगा? यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के पास बहुमत है, तो उसके नेता को, कांग्रेस पार्टी के नेता को शपथ है वो दिलाएगा राज्यपाल। कौन से अनुच्छेद में? 163 में। ठीक है। कई बार देखो स्थिति एक और हो जाती है कि किसी पार्टी को मिलजुल के भी एक बार क्या है? बहुमत नहीं मिलता। तो ऐसी स्थिति में राज्यपाल को कुछ शक्तियां प्रदान की गई है, जिनको राज्यपाल की स्वविवेकीय शक्तियां बोलते हैं। कि राज्यपाल अपने विवेक के अनुसार किसी भी पार्टी के नेता को एक बार मुख्यमंत्री नियुक्त कर देगा और उस मुख्यमंत्री को समय देगा। क्यों? राज्यपाल को लगता है कि ये फलानी पार्टी है या ये पार्टी है, ये बहुमत साबित कर सकती है, तो उसके नेता को एक बार मुख्यमंत्री है वो नियुक्त कर दिया जाएगा और एक समय बाद, समय अंतराल बाद, मतलब टाइम दे दिया जाएगा, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 7 दिन, कितने दिनों में आप बहुमत सिद्ध करो। यानी कि ये जो 101 का आंकड़ा है इसको पूरा करो। चाहे कोई से भी सदस्य ले आओ, किसी भी पार्टी के साथ में सदस्य जोड़ो, ये गठबंधन की सरकार बन जाती है। लेकिन ये ज़्यादा मतलब कुशलता से कार्य नहीं कर पाती। ठीक है। अब देखो अपने देखेंगे मुख्यमंत्री के कार्य और शक्तियां। अब देखो अपने देखेंगे मुख्यमंत्री की शक्तियां। गठन देख लिया, वही शक्तियां हैं जो प्रधानमंत्री की मैंने आपको बताई थी, लगभग उनसे मिलती जुलती। सिर्फ नाम प्रधानमंत्री की जगह क्या हो जाता है? मुख्यमंत्री हो जाता है। और केंद्रीय मंत्रिपरिषद की जगह राज्य मंत्रिपरिषद है, और राष्ट्रपति की जगह राज्यपाल। ठीक है। तो देखो सबसे पहली शक्ति है मंत्रिमंडल का निर्माण। ठीक है। ऐसे याद होगा इसको, मतलब अपने आप को मुख्यमंत्री मान के चलो कि हम मुख्यमंत्री हैं। मान लो मैं मुख्यमंत्री बना या आप मुख्यमंत्री बने, इस प्रकार देखो अपने आप को मान के चलो कि हम क्या हैं? मुख्यमंत्री बन गए। अब अपने मुख्यमंत्री बनते ही सबसे पहले क्या काम करेंगे? सबसे पहले देखो अपने से सारा काम तो होगा नहीं, पूरे देश में जितने विभाग वो हमारे से संभाले नहीं जाएंगे। अपने 2, 3, 4 बस ज़्यादा से ज़्यादा इतने विभाग संभाले सकते हैं।
उन पर ढंग से काम कर सकते हैं। अन्य विभागों को संभालने के लिए और अपने जो मुख्यमंत्री है वो स्वयं के कार्य की देखरेख करने के लिए और अन्य जो विभाग है उनका कार्य संचालन करवाने के लिए कुछ अपने मंत्री तैयार करता है, मतलब अपने मंत्री बनाता है। ठीक है, और इन मंत्रियों की जो सूची है वो किसको देता है? किसको? राज्यपाल को। देखो प्रधानमंत्री है वो राष्ट्रपति को देता था सूची, और ये किसको देता है? राज्यपाल को। तो देखो सूची क्या होती है? एक लिस्ट जिसमें 8, 10 या जितने भी मंत्री बनाने हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं कि मंत्री कितने बन सकते हैं, ठीक है ना? क्योंकि पहले क्या होता था, देखो जितने भी मंत्री हैं, कितने भी मंत्री बना दो, चाहे जो भी सदस्य नाराज होता था उसी को मंत्री बना दिया जाता था। लेकिन अब देखो संविधान संशोधन करके ये निश्चित कर दिया गया है कि मंत्री परिषद जो है इसकी संख्या एक लिमिट में रहेगी। मतलब टोटल जो मंत्री हैं वो कितने होंगे? 15%। टोटल सदस्य संख्या उनके 15% ही मंत्री बन सकेंगे, इससे ज्यादा मंत्री नहीं बनाए जा सकते। तो मंत्री कितने हो सकते हैं? मात्र 15% ही मंत्री बन सकते हैं। अब ये जो मुख्यमंत्री है ये उनकी सूची, ठीक है, जो लिस्ट है वो राज्यपाल को थमाएगा और राज्यपाल उन सभी मंत्रियों को मंत्री पद की शपथ दिलाएगा। ठीक है ना? पद और गोपनीयता की शपथ बोलते हैं जिसमें, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? पद और गोपनीयता की शपथ मंत्री परिषद को, राज्य मंत्री परिषद को तो दिलाता है राज्यपाल और केंद्रीय मंत्री परिषद को राष्ट्रपति। ठीक है ना? दिलानी ही पड़ेगी, राज्यपाल बाध्य है इसके लिए। तो मंत्री परिषद का निर्माण में मुख्यमंत्री ने अपने मेन जो मान लो ए मंत्री, बी, सी, डी, ई, एफ, ठीक है ना, ये मंत्री हैं सारे। मुख्यमंत्री ने ये लिस्ट दी है कि इनको सबको मंत्री परिषद की शपथ दिला दे, मंत्री पद की शपथ दिला, तो एक एक को बुलाकर इनको शपथ दिलाई जाएगी। दूसरा काम है विभागों का आवंटन। उस दिन भी मैंने बताया था विभाग क्या होते हैं, जैसे शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, ठीक है ना, इस प्रकार। तो इसके बाद में इनको विभाग प्रदान कर दिए जाएंगे, ठीक है ना, इनको सभी को विभाग प्रदान कर दिए जाएंगे। और विभाग होने के बाद उस विभाग, जैसे इसको शिक्षा विभाग प्रदान किया है तो ए बन गया शिक्षा मंत्री, बी को ऊर्जा विभाग दिया है तो ये बन गया ऊर्जा मंत्री, ठीक है ना। इसको जैसे कोई अन्य विभाग दे दिया, कृषि विभाग दे दिया तो ये कृषि मंत्री बन गया। इसी प्रकार से मतलब ये सारे क्या है, मंत्री बना दिए जाएंगे। तो दूसरा काम क्या आता है? विभागों का आवंटन। और विभाग कौन प्रदान करता है? मुख्यमंत्री। ये चीज याद रहे कि जो मंत्री बनते हैं वो कौन होते हैं। मैंने आपको बता दिया था पहले भी कि ये जो मंत्री बनते हैं ये मुख्यमंत्री के घनिष्ठ होते हैं, ठीक है ना, खास होते हैं। एक तो ये, दूसरी दिग्गज जो नेता होते हैं जिनका वर्चस्व राजनीति में बहुत ऊंचा होता है, राजनीति में जिनका कद बहुत ज्यादा ऊंचा हो, जो लगभग कभी ना के बराबर चुनाव हारे हों, ऐसे जो नेता हैं वो मंत्री बनते हैं। तीसरा, उस जाति के लोग मंत्री ज्यादा बनते हैं जिनके वोट ज्यादा हो। राजस्थान में किस जाति के वोट ज्यादा हैं तो उसी जाति के मंत्री हैं वो ज्यादा बनेंगे। विभाग बांटते समय और मंत्री पद देते समय इस चीज का विशेष ध्यान दिया जाता है कि प्रत्येक वर्ग, प्रत्येक जाति और प्रत्येक स्थान के लोगों को क्या है, मंत्री पद दिया जाए। अन्यथा अन्य जो जातियां हैं या अन्य जो क्षेत्र के लोग हैं वो इससे असंतुष्ट हो सकते हैं। तो इस प्रकार देखो जो मंत्री पद है उनका वितरण किया जाता है और वो किसके द्वारा? मुख्यमंत्री। फिर इन मंत्रियों को, जो बन गए मंत्री, इनको विभाग प्रदान करता है, वो भी कौन है? मुख्यमंत्री। तीसरा काम देखो विभागों में बदलाव। अब मुख्यमंत्री ने मंत्रियों को जो विभाग प्रदान किए थे ना, उन विभागों में देखो कभी कभी क्या होता है, बदलाव की आवश्यकता भी हो जाती है। विभागों में बदलाव करने की आवश्यकता होती है। मान लो कि जो ए को विभाग दिया था शिक्षा विभाग, इसमें कार्य करने में विफल रहा ही, या इससे ये विभाग संभला नहीं, अच्छी तरह ये कार्य नहीं कर रहा, या मुख्यमंत्री से अनबन हो जाती है, या XYZ कोई भी मतलब ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है, तो ये विभाग है ए से लेके, और हो सकता है कि ई को दे दिया जाए या अन्य किसी व्यक्ति को दे दिया जाए और इसको कोई कमजोर विभाग दे दिया जाए, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है कि कोई व्यक्ति है वो अपने मंत्री पद का निर्वहन अच्छी तरह नहीं कर रहा, मंत्री पद है
उस पर रहते हुए वो भ्रष्टाचार वगैरह ऐसे गतिविधियों को आरंभ कर देता है, तो मुख्यमंत्री उसको मंत्री पद से क्या कर सकता है, हटा सकता है। उसकी जगह दूसरा मंत्री भी आ सकता है, दूसरा मंत्री भी बन सकता है। तो ये क्या हो गए, इसको बोलते हैं मंत्री जो पद हैं उनमें परिवर्तन करना या विभागों में परिवर्तन करना, ठीक है ना। मंत्री पद में तो परिवर्तन क्या होगा, मंत्री को हटा के दूसरा मंत्री बना दिया जाएगा। विभागों में परिवर्तन ये होगा कि एक विभाग एक व्यक्ति से लेके उसको क्या दे दिया जाए, दूसरा विभाग दे दिया जाए, तो इसको बोलते हैं विभाग में परिवर्तन। तो 3 काम आपको मैंने बता दिए, पहला मंत्रिमंडल का निर्माण है, दूसरा विभागों का आवंटन है, तीसरा विभागों में बदलाव। अब है मंत्रिपरिषद का कार्य संचालन। अगला कार्य क्या है, मंत्रिपरिषद का कार्य संचालन, ठीक है। विभाग बांटने के बाद में मंत्रिपरिषद वो क्या करती है, अपने कार्य सुचारू रूप से करती है, और उनको ये कार्य करने के लिए समय समय पर मतलब निर्देशित कौन करता है, मुख्यमंत्री। ये शक्ति भी किसकी है, मुख्यमंत्री, ठीक है ना। कार्य संचालन के लिए मतलब उनको योजनाएं बनाने के लिए इस प्रकार की समय समय पर उनकी क्या है, मीटिंगें लेता है, और समय समय पर उनको इस प्रकार मतलब ऊर्जा देता है एक तरह से। तो ये काम किसका है, मुख्यमंत्री का। फिर है बैठकों की अध्यक्षता, ठीक है। अब मंत्रिपरिषद है, उसकी क्या होती है, बैठक। जैसे कैबिनेट की बैठक होती है, तो उनमें देखो मुख्यमंत्री है, राज्य जो कैबिनेट है उसमें जो मुख्यमंत्री है वो क्या है, समय समय पर उनकी बैठकें लेता है, और नई नीति, भविष्य में कैसी नीति है, जो वर्तमान में समस्याएं सामने आ रही हैं उनसे किस प्रकार निपटना है, इस तरह की क्या है, समय समय पर बैठकें। जैसे अभी देखो आप सुनते होंगे कि कोरोना महामारी को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने फलाने अधिकारियों के साथ बैठक की, फलाने मंत्रियों के साथ बैठक की, ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस की। तो ये किसी भी समस्या नहीं, नॉर्मल कंडीशन में भी देखो जो मुख्यमंत्री है वो इस प्रकार की बैठकें करता है, और इनकी जो मीटिंगें हैं वो समय समय पर होती रहती हैं। तो देखो अगला जो कार्य है फिर विधानसभा का नेता। क्या चीज है, विधानसभा का नेता। जिस प्रकार प्रधानमंत्री है वो लोकसभा का नेता था, उसी प्रकार जो मुख्यमंत्री है वो कौन से, विधानसभा का नेता होता है। अब आप देखते होंगे विधानसभा क्या चीज है। जैसे मैंने आपको बताया था लोकसभा है, ये पूरे देश के लिए कानून बनाती है, पूरे देश की संसद है एक तरह से विधायिका। उसी प्रकार हर राज्य में भी एक विधायिका होती है जो उस राज्य के लिए क्या बनाती है, कानून बनाती है। उसको बोलते हैं राज्य की विधायिका या विधानसभा, ठीक है। तो देखो विधानसभा का नेता होता है, विधानसभा में समस्त जो कार्रवाई होती है वो इसके निर्देशन में होती है। जितने भी कानून बनते हैं, जितनी भी नीतियां बनती हैं, वो सभी नीतियां और कानून हैं किसकी अध्यक्षता में बनते हैं, मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बनते हैं। इसके बाद है मंत्रिपरिषद व राज्यपाल के बीच की कड़ी। बीच की कड़ी कैसे, मैंने उस दिन भी आपको बताया था, जैसे प्रधानमंत्री होता है ना, वो किसके बीच की कड़ी होता है, राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद। ये है मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री, ठीक है। ये है मंत्रिपरिषद, मंत्री ऐसे मान लो ये, और ये है राज्यपाल। तो देखो ये कभी भी आपस में सूचनाओं का आदान प्रदान नहीं करते, सीधा आदान प्रदान नहीं करते। मंत्री जो हैं वो मुख्यमंत्री को सूचनाएं प्रदान करेंगे, मुख्यमंत्री फिर वो सूचना किसके पास पहुंचाएगा, राज्यपाल। फिर राज्यपाल जो भी मंत्रिपरिषद को निर्देश देना चाहेगा वो निर्देश किसके पास पहुंचाएगा, मुख्यमंत्री के पास। फिर मुख्यमंत्री वो निर्देश किसके पास, मंत्री के पास। मतलब ये एक तरह का बिचौला होता है मुख्यमंत्री, ठीक है ना। मुख्यमंत्री की स्थिति घर में जो देखो बच्चा होता है ना, एक छोटा बच्चा, उसके जैसी होती है, ठीक है। बहू और ससुर आपस में बोलते नहीं, ससुर को अगर बहू से कोई काम है तो उस बच्चे को बोलता है वो कि तेरी मम्मी को बोलना कि ये काम है, फिर वो उस बच्चे के माध्यम से संदेश अपने ससुर तक पहुंचाती है। इसी प्रकार वाला सिस्टम ये है। मंत्रिपरिषद जो भी सूचना देगा वो मुख्यमंत्री को, और फिर मंत्रिपरिषद राज्यपाल को। राज्यपाल वापस जवाब देगा मुख्यमंत्री को, और मुख्यमंत्री मंत्रियों को, ठीक है। तो बीच की कड़ी हो गया ये किनके, राज्यपाल और मंत्रियों की। कौन है, मुख्यमंत्री। तो ये है ये कि जो मंत्रिपरिषद और राज्यपाल के बीच की कड़ी होता है कौन है, मुख्यमंत्री। अब देखो यहां पर मैंने आपको मुख्यमंत्री की शक्तियां जो थी नॉर्मल वो बता दी। अब जो अपना अगला जो बिंदु होगा वो होगा राज्यपाल की और मुख्यमंत्री के बीच में क्या संबंध है, ठीक है ना। तो वो देखते हैं अपने।
राज्यपाल मुख्यमंत्री की शक्तियां देखो, इसमें क्या है कि राज्यपाल और मुख्यमंत्री, राज्यपाल की शक्ति जो है वो तो अपने क्या देखेंगे, अगले टॉपिक में देखेंगे। राज्यपाल वाले में जो भी टॉपिक आएगा, कभी भी आएगा राज्यपाल का, उसमें मुख्यमंत्री की शक्तियां देख ली। अब देखो ये पद है क्या वैसे, राज्यपाल और मुख्यमंत्री दोनों ही राज्य में होते हैं, लेकिन बहुत बड़े पद हैं दोनों ही, मतलब अपनी अपनी जगह। राज्यपाल का पद पहले तो देखो ऐसे ही एक औपचारिक पद था, बस नाम मात्र का पद था, लेकिन जो बदली परिस्थितियां वर्तमान में, इसमें राज्यपाल का जो पद है वो बहुत ही क्या हो गया है, महत्वपूर्ण हो गया है, अत्यंत महत्वपूर्ण पद हो गया है। अनुच्छेद 356 में तो बहुत ही ज्यादा ये अपनी भूमिका निभाता है। अब देखो किसी भी राज्य में जहां एक मुख्यमंत्री होता है वहीं भी एक राज्यपाल भी नियुक्त होता है। राज्यपाल केंद्र का प्रतिनिधि होता है, मतलब उस राज्य में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा, वो सारी सूचनाएं वो केंद्र सरकार को देता है राज्यपाल, ठीक है ना। राज्यपाल है, इसके लिए देखो एक शर्त होती है कि राज्यपाल कौन बनता है। वैसे तो योग्यताएं बहुत है राज्यपाल में, हमने देखेंगे, लेकिन एक देखो बहुत मतलब बड़ी शर्त है कि कोई भी व्यक्ति राज्यपाल बनना चाहता है वो अपने राज्य में राज्यपाल नहीं बन सकता। जैसे राजस्थान का जो राज्यपाल है वो राजस्थान का निवासी नहीं होगा, मतलब जैसे मैं राजस्थान का हूँ, आप राजस्थान के हो, तो अपने इस राजस्थान राज्य में राज्यपाल नहीं बन सकते, और पूरे भारत में किसी भी राज्य में क्या बन सकते, अपने राज्यपाल बन सकते हैं, छोड़ के कौन से राज्य को, राजस्थान को। ऐसे दिल्ली का जो व्यक्ति है वो दिल्ली में राज्यपाल नहीं बन सकता, इसी प्रकार गुजरात का जो व्यक्ति है वो गुजरात में राज्यपाल नहीं बन सकता, यानी कि अपने जो होम स्टेट है, अपना गृह राज्य है, उसमें अपने राज्यपाल नहीं बन सकते। ये क्यों प्रक्रिया तय की गई, उन्होंने देखा कि अगर राज्यपाल भी उसी राज्य का होगा और मुख्यमंत्री भी उसी राज्य का, तो उस राज्य में अगर सरकार है वो संविधान के अनुसार भी नहीं चलेगी तो भी केंद्र तक सूचना नहीं पहुंचेगी, क्योंकि ये फिर रल मिल के मतलब है सरकार चला लेंगे और केंद्र तक कुछ सूचनाएं वो पहुंचेंगी नहीं। इसलिए देखो ये सुझाव रखा गया और ये नियम बनाया गया कि राज्यपाल है वो अपने गृह राज्य का निवासी नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो देखो राज्यपाल का पद वैसे तो ताकतवर पद है, जैसे राष्ट्रपति देश का प्रथम व्यक्ति होता है, वैसे ही अपने राज्य के भी जितने भी कार्य होते हैं, सब जो कानून वगैरह बनते हैं वो किसके नाम से, राज्यपाल के नाम से बनते हैं। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो ये इतना शक्तिशाली पद नहीं है। राज्य की समस्त कार्यपालिका जो शक्ति होती हैं वो किसके पास होती हैं, मुख्यमंत्री के पास। औपचारिक जो शक्तियां होती है, नाम मात्र की शक्तियां होती है, वो केवल किसके पास होती हैं, राज्यपाल के पास होती हैं। जैसे कानून बनाता तो कौन है, किसके अध्यक्षता में बनते हैं कानून, किसकी पसंद के बनते हैं, मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद। बस उन पर हस्ताक्षर स्वीकृति कौन देता है, राज्यपाल। आई बात समझ में। तो वास्तविक जो शक्तियां वो मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद के पास होती हैं, और राज्यपाल जितने भी कार्य कर रहा है राज्य में वो किसकी सलाह से करता है, मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद। यानी कि एक तो वास्तविक पद है, वास्तविक शक्तियों का उपयोग कर रहा है वो है मुख्यमंत्री, एक औपचारिक शक्तियों का उपयोग कर रहा है वो कौन है, राज्यपाल। तो राज्यपाल और जो मुख्यमंत्री है, इसमें कई बार प्रश्न आ जाता है कि इनमें समानता या असमानता बताइए। समानता तो ये है कि दोनों ही क्या है, शक्तिशाली पद है राज्य के। असमानता ये है कि जो मुख्यमंत्री है वो एक कैसा पद है, वास्तविक शक्तियों का मतलब प्रयोग करने वाला, और ये औपचारिक है, ठीक है। मुख्यमंत्री की स्थिति प्रधानमंत्री जैसी है और राज्यपाल की स्थिति है वो कैसी है, राष्ट्रपति जैसी है। अब देखो ये अपना जो टॉपिक था मुख्यमंत्री की शक्तियां, उसी में एक छोटा सा मतलब ये राज्यपाल व मुख्यमंत्री के बारे में था, वो मैंने आपको बता दिया। अब देखो आगे जो अपने टॉपिक, ये तो हो गया कंप्लीट हो गया अपने मुख्यमंत्री का निर्वाचन और शक्तियां कंप्लीट हो गई। अब अपने देखो थोड़ा सा एक छोटा सा टॉपिक जो पीछे का रहा हुआ है, हमने 73वां संविधान संशोधन पढ़ लिया था, 73वां 74वां संविधान संशोधन के ऊपर भी थोड़ा सा अपने क्या है प्रकाश डालते हैं। तो आइए देखते हैं अब अपने 74वां संविधान संशोधन। 74वां संविधान संशोधन देखो इसमें अपने देखेंगे क्या चीज है, ठीक है। 73वां संविधान संशोधन हमने पहले वीडियो में देखा था। तो देखो 74वां संविधान संशोधन पारित हुआ 1992 में। कब पारित हुआ, 1992, यानी कि बनकर तैयार हो गया ये
1992 में, और लागू हुआ 1 जून 1993 में। पूरे देश में, समस्त देश में लागू हो गया 1 जून 1993। तो छोटे प्रश्न आते हैं, देखो 1 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि 74वां संविधान संशोधन है कब पारित हुआ? 1992 में। और लागू कब हुआ? डेट भी दे रखी है 1 जून 1993 में। ठीक है ना, सबसे पहले यही प्रश्न बनता है। अब देखो, मैंने आपको जो ग्रामीण निकाय बताए थे उसमें ऐसे बताया था कि त्रिस्तरीय व्यवस्था यहां पर की गई, 3 स्तर हैं, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। उसी प्रकार जो स्थानीय निकाय होते हैं ना, उनकी भी देखो 3 स्तर हैं, उनके लिए भी 3 स्तर हैं। पहला स्तर नगर पालिका, दूसरा नगर परिषद और तीसरा नगर निगम। इनको जनसंख्या के आधार पर बांटा गया है, जैसे कम जनसंख्या हो तो नगर पालिका, मध्यम जनसंख्या हो तो नगर परिषद और ज्यादा जनसंख्या है तो नगर निगम। ठीक है ना। अब देखो, जो नगर पालिका है ये शहरी निकाय का सबसे जो छोटा या सबसे छोटी संस्था है, और इसके अध्यक्ष को अपने बोलते हैं चेयरमैन। इसका जो प्रमुख होता है नगर पालिका का, इसको क्या बोला जाता है? चेयरमैन। ठीक है ना। नंबर 2 है नगरे परिषद। कौन सा है? नगरे परिषद। मध्यम आकार की जो आबादी होती है शहरों में, वहां पर नगर परिषद की स्थापना की जाती है, और इसका जो प्रमुख होता है उसको बोलते हैं अध्यक्ष या सभापति। इसके अलावा देखो उप सभापति भी हो सकता है, या वाइस चेयरमैन भी हो सकता है। फिर देखो, जो शहरी निकाय का सबसे अंतिम, ठीक है ना, सबसे लास्ट का जो संस्था है, लास्ट की सबसे, वो है नगर निगम। वे शहरे जो महानगर होते हैं जिनकी जनसंख्या ज्यादा होती है, जैसे जयपुर, तो वहां पर नगर निगम स्थापित होता है, और इसका जो प्रमुख होता है इसको बोलते हैं मेयर या महापौर। अब ये कैसे बनते हैं मेयर महापौर? इनके भी देखो चुनाव होते हैं, जैसे गांव में चुनाव होते हैं वैसे ही। जैसे एक शहर है, ठीक है ना, उस शहर को, एक ये शहर है पूरा, उसको वार्डों में बांट लिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 वार्डों में बांट लिया। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 6 7 8 10 11 12 13 वार्ड हो गए। ये पूरा शहर ऐसे मान लो चिड़ावा है, ठीक है ना, चिड़ावा ही मान लो, चिड़ावा नगर पालिका है, ठीक है ना। तो मान लो इसको 13 वार्डों में बांट लिया। ज़्यादा भी वार्ड होते हैं, 20-20, 25-25 वार्ड होते हैं, 30-30 वार्ड भी होते हैं यहाँ तक की। तो ये मैं सिर्फ एक उदाहरण के लिए बता रहा हूँ मैं इसको। अगर आप और कुछ नाम रखना चाहो तो और कुछ नाम भी रख सकते हो। जैसे अपने ज़्यादातर मैं तो शहर का नाम नहीं देता, लगभग A B C या 1 2 3 से उसको संबोधित करता हूँ। तो ये पार्टी वाइज चुनाव होते हैं, यहाँ भी बीजेपी और कांग्रेस, इस प्रकार की पार्टियाँ होती है, ज़्यादातर मेन यही होती हैं, और अन्य 13 सीट है इसमें। इस पूरी नगर पालिका जो क्षेत्र है इसमें कितनी है? 13 सीट है। 13 में से देखो वही बहुमत है जिस पार्टी के बाद आधी से ज्यादा सीटें जीत जाती है जो पार्टी। जैसे 13 की आधा कितना हो गया? 13 का आधे से ज्यादा 6 तो कम होगी, 13 की 7। एक पार्टी के 7 होंगी, दूसरे के पास 6 होंगी। तो 60 सीटें जो है वो जिसके पास होती है उसी पार्टी का एक क्या बन जाता है, यहाँ पर चेयरमैन बन जाता है। ये प्रक्रिया है वो नगर परिषद में होती है, और यही प्रक्रिया है वो कहाँ होती है? नगर निगम में। सभी संस्थाओं की जो चुनावी प्रक्रिया एक जैसी है, ठीक है। वयस्क जो जनता होती है वो इनको वोट देकर चुनती है, यानी कि 18 वर्ष या इससे अधिक की जनसंख्या के जो अधिक उम्र के लोग हैं वो इन तीनों ही संस्थाओं के जो चुनाव है वो करवाते हैं, ठीक है ना। और वो सदस्य ही अपने में से चेयरमैन, अध्यक्ष और मेयर या महापौर इनको चुनते हैं। तो ये तो देखो हो गया इनका निर्वाचन, और इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। अब वही विशेषताएं, वो विशेषताएं हैं जो विशेषताएं ग्रामीण स्वशासन की थी, ठीक है। कौन सी विशेषताएं? जो ग्रामीण निकायों की थी ना, वो विशेषताएं इनकी हैं। जैसे त्रिस्तरीय ढांचा, तो जैसे गांव में त्रिस्तरीय ढांचा था वैसे ये हो गया त्रिस्तरीय ढांचा। 3 स्तर हो गए ना। त्रिस्तरीय ढांचा का मतलब क्या है? 3 स्तर। अब देखो प्रश्न घुमा के आता है, बहुत अच्छे बच्चे होते हैं वो भी गलत कर देते हैं। शहरी निकाय का त्रिस्तरीय ढांचा क्या है? प्रश्न से ही देखो अपने को समझ में आ रहा है, त्रिस्तरीय यानी कि 3 स्तरीय ढांचा पहुंच रहा है। और किसका? शहर का। तो शहर का तो ये हो गया नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम।
और पूछ ले ग्रामीण स्वशासन, ग्रामीण जो निकाय है उनका त्रिस्तरीय ढांचा, तो उसमें ग्राम पंचायत है, पंचायत समिति और जिला परिषद। ठीक है, तो पहली विशेषता इसकी क्या होगी, प्रश्न आ जाए 74वें संविधान संशोधन की विशेषताएं बताइए। तो पहली विशेषता होगी इसके, देखो मैं आपको लिख के बता देता हूं, पहली जो विशेषता है वो त्रिस्तरीय ढांचा, मतलब 3 स्तरीय, ठीक है, ढांचा 3 स्तरों में बांट लिया गया इसको। दूसरा नियमित चुनाव, ठीक, नियमित चुनाव का मतलब हर 5 वर्ष के अंतराल में इन संस्थाओं के नियमित चुनाव होते हैं। और चुनाव करवाती कौन है, कौन सी संस्था, राज्य निर्वाचन आयोग इनके चुनाव करवाती है। ठीक है ना। अब देखो तीसरी जो विशेषता है वो है आरक्षण। उस दिन में मैंने बताया था जिस प्रकार ग्रामीण क्षेत्रों में, ग्रामीण निकायों में आरक्षण की व्यवस्था की गई, उसी प्रकार इन क्षेत्रों में भी किन किन को, महिलाओं को आरक्षण किसको दिया गया है, एक तो महिलाओं को, दूसरा अनुसूचित जाति और तीसरा अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग OBC। महिलाओं को तो 1/3 आरक्षण दिया जाता है, यानी कि हर 3 में से 1 सीट है वो महिलाओं के लिए क्या कर दी जाती है, रिजर्व कर दी जाती है, आरक्षित कर दी जाती है। जबकि अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग को उनके जनसंख्या के अनुपात में, जनसंख्या के अनुपात में सीटें दी जाती हैं। ठीक है ना। तो देखो ये अगली विशेषता कौन थी, आरक्षण। ठीक है, पहली त्रिस्तरीय ढांचा, नियमित चुनाव और आरक्षण। और राज्य का निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग, ग्रामीण जो निकाय थे उनके भी चुनाव करवाने की जिम्मेदारी किसकी थी, राज्य निर्वाचन आयोग की थी। और इन संस्थाओं के चुनाव है वो कराने की जिम्मेदारी भी किसकी है, राज्य निर्वाचन आयोग की। राज्य निर्वाचन आयोग इनके चुनाव करवाने से पहले देखो वही काम करता है, जैसे सबसे पहले तो क्या करना पड़ता है राज्य निर्वाचन आयोग को, नए वोट जोड़ने, यानी कि जो मत पत्र जो होते हैं, ठीक है, उनके लिए देखो मतदाता सूची होती है, ठीक है, जिनको वोटर लिस्ट बोलते हैं इंग्लिश में, मतदाता सूची। उस सूची में परिवर्तन करना होता है, थोड़ा परिवर्तन वही करना होता है कि जो मतलब है, क्योंकि 5 साल बाद में चुनाव होते हैं, हर 5 वर्ष के पीरियड में चुनाव होते हैं। तो 5 वर्ष के अंतराल के दौरान कितने लोग मर भी जाते हैं और कितने नए जो लोग हैं वो भी तैयार हो जाते हैं, मतलब है जिनकी उम्र पहले चुनाव में 18 वर्ष नहीं थी, 5 वर्ष की अवधि में उनकी उम्र कितनी हो जाती है, 18 वर्ष। जैसे आप सभी जो 12वीं क्लास के स्टूडेंट हो या अन्य कोई भी है जो बच्चा है, वो देखो 5 साल बाद में वोट डालने योग्य हो जाएगा, तो उस समय दोबारा से क्या मतदाता सूचियां तैयार करनी पड़ेगी, जिनमें कुछ नाम हटाने पड़ते हैं और कुछ जोड़ने पड़ते हैं। ये सारा जो कार्य है वो किसका आता है, कौन करता है, राज्य का निर्वाचन आयोग। उसके बाद में स्वतंत्र रूप से चुनाव करवाता है। ठीक है, स्वतंत्र चुनाव करवाने की और निष्पक्ष चुनाव करवाने की जो जिम्मेदारी है इस निर्वाचन आयोग की होती है। चुनाव करवाने के बाद में चुनाव परिणाम घोषित करता है, ठीक है ना, कि कौन चुनाव में जीता, कौन हारा, कितने वोटों से जीता, वो सारा जो डिक्लेयर है वो कौन करता है, राज्य निर्वाचन आयोग। ठीक है, मैंने आपको पहले बताया था कि राज्य निर्वाचन आयोग है वो स्थानीय निकायों के ही चुनाव करवाता है। विधानसभा और लोकसभा और राज्यसभा इनके जो चुनाव है वो केंद्रीय जो निर्वाचन आयोग है उसके द्वारा करवाए जाते हैं। तो देखो ये मैंने आपको 74वां संविधान संशोधन के बारे में भी जो थोड़ा बहुत था वो बता दिया। इससे पहले 73वां संविधान संशोधन पिछले वीडियो में आपको बता दिया। आज हमने देखा मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद और मुख्यमंत्री के कार्य। इसी प्रकार देखो आप इस मतलब चैनल के साथ आपको जुड़े रहना है। और देखो जितने भी देख रहे हैं स्टूडेंट देख रहे हैं उनसे शिकायत भी है मेरी है कि आप कमेंट नहीं करते। ठीक है, वीडियो पर कैसा लगा वो कमेंट करिए, अच्छा लगा तो अच्छा, बुरा लगा तो बुरा, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों प्रकार किसी भी प्रकार की आप क्या करें, कमेंट करें। और जो भी प्रॉब्लम है आपको, ऐसा नहीं है कि सब कुछ समझ आ जाता है।
कहाँ पर दिक्कत है, मैं को अगर कुछ बताना भूल गया, कोई भी किसी चीज़ का आपको अनुच्छेद पूछना है तो आप वो भी क्या है पूछ सकते हैं। और उसके नीचे कमेंट में जो कमेंट बॉक्स है उसमें पूछिए, क्योंकि आप जब तक नहीं पूछोगे तब तक इतना जो मतलब जितना आपको चाहिए आपके दिमाग में घुसना चाहिए, आपको जितना चाहिए एक आर्ट के स्टूडेंट होने के नाते, वो आपको नहीं मिल पाएगा। आपका लक्ष्य केवल ये नहीं होना है कि हमको 12वीं क्लास में नंबर बनाने अच्छे, लक्ष्य इसके बाद में है। असली लक्ष्य तो 12वीं क्लास के बाद में शुरू होता है। तो वहाँ पर जब तक आप बारीकी से इसका अध्ययन नहीं करोगे ना, क्योंकि चाहे साइंस के स्टूडेंट हो चाहे आर्ट के हो या कोई कंपटीशन वाले, सबसे ज़्यादा जो प्रश्न आते हैं जीके के वो हमारे आर्ट से ही आते हैं। पॉलिटिकल, जियोग्राफी, इन सब्जेक्टों से सबसे ज़्यादा क्या है प्रश्न निकल के आते हैं, भूगोल और राजनीति विज्ञान से। तो इनको बारीकी से आप देखो और जो भी आपको प्रॉब्लम आ रही है उसका क्या हम निस्तारण करेंगे, कमेंट बॉक्स में लिखो। तो देखो मिलते हैं एक नई ऊर्जा के साथ, एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।